हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपका इस क्लास में। आधुनिक भारत का इतिहास जो श्रृंखला स्टार्ट की है उसमें हमने एक टॉपिक पढ़ लिया था 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के बाद का जो टॉपिक था वो हमने छोटा सा एक टॉपिक बीच में स्किप किया है, ये जस्ट उसके बाद का टॉपिक है। यानी कि हमने जो टॉपिक स्किप किया है वो है कांग्रेस की स्थापना। फिर भी अगर आपको लगेगा, क्योंकि ये ग्रेड 1 में इस बार नया शामिल किया गया, 1885 से 1947 तक पूरा ही डाल दिया। वैसे 1857 से 47 तक है। पहले एंशियंट हिस्ट्री के टॉपिक होते थे प्राचीन भारत के, वो नहीं है ग्रेड 1 की अगर बात करें। बाकी पीसीएस एग्जाम के लिए, प्रशासनिक सेवा के लिए सभी में है ही। ग्रेड 2 में एसएसटी में है, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सभी में ये टॉपिक लगता है। तो हमने वो स्किप किया है। ये मैं आपको पीपीटी दिखा देता हूं, बड़ा शानदार रहने वाला है, जहां से प्रश्न अक्सर बनते हैं। वो सारी पीपीटी मैंने तैयार की है, आप देख पा रहे होंगे। और मुझे खुद को ये बड़ी अच्छी लगी पीपीटी, और यकीनन आपको भी अच्छी लगेगी। इसको मैंने हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबों से तैयार किया है, प्लस एनसीईआरटी पुरानी व नई से तैयार किया है। इसके अलावा जितने भी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए वो तमाम प्रश्न इस डेटा में मिल जाएंगे। ये जो जितना मैटर तैयार किया हुआ, ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की ये जो बुक है, और टोटली 20 किताबों, मूल किताबों से ये सारांश तैयार किया हुआ है। ऐसी ये बुक है जो ग्रेड 2 के लिए एसएसटी की। इसकी मैं ऑब्जेक्टिव श्रृंखला बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध करवाऊंगा। कथन, कारण, सत्य, असत्य वाले प्रश्न, यानी कि एंशियंट और मेडाइवल और मॉडर्न, तीनों पार्ट के निःशुल्क आपको, जैसे ये क्लासेज पूरी हो जाएंगी मैं आपको वो उपलब्ध करवा दूंगा डेटा। ये डेटा कहां उपलब्ध रहेगा? वैसे तो ऑब्जेक्टिव यहां भी करवाऊंगा मैं हल, यूट्यूब पे भी, प्लस डिस्क्रिप्शन में आपको संतवीर सर टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां दे दूंगा। ये इंफॉर्मेशन थी। चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। ज्यादा लंबी क्लास, 1 घंटे से ज्यादा क्लास हम नहीं रखेंगे। लगेगा कि क्लास बड़ी हो रही है, वहीं अपने टॉपिक को रोक देंगे ताकि हमें अच्छे से आपको क्लियर हो जाए टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो विषय है, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अगर आप पढ़ रहे होंगे तो एक बात क्लियर है कि प्रश्नों की प्रकृति यूपीएससी पहले ही ऐसे पूछती थी, कथन, कारण, सत्य, असत्य वाले, और आरपीएससी ने भी, और अन्य स्टेट जो एग्जाम है वहां भी ऐसा पूछना शुरू कर दिया। क्या होता है, कांग्रेस की स्थापना के बाद, कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1885 से, यानी कि 57 के बाद मुख्य घटना, बड़ी घटना है कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना जो थी, कांग्रेस की स्थापना से पूर्व कुछ संस्थाएं काम कर रही थी, और कांग्रेस ने जितने काम किए, ये मैंने टॉपिक जो है स्किप किया है, क्योंकि ये छोटा टॉपिक है और लगभग स्टूडेंट्स का पढ़ा होता है। फिर भी आप कमेंट करके बता दें, अगर आपको लगता है कि मैं आपको उसके तथ्य पढ़ाऊं, वो उपलब्ध करूं, एक्सप्लेनेशन दूं, तो मैं आपको जरूर करवा दूंगा। अब 2 गुट हो जाते हैं। कांग्रेस की स्थापना से पहले कांग्रेस में एक ही गुट है जिसका नाम है उदारवादी। इनको एक और नाम भी दिया जा सकता है, नरमपंथी। नाम से ही स्पष्ट हो जाता है। मैं बड़ा बेसिक चीजें, अगर आपको रिटन एग्जाम का भी किसी का तैयारी करनी हो तो वहां भी काम आ जाएंगी। नरमपंथी यानी कि जिनकी विचार उदार हो, नरम हो, वो उदारवादी नरमपंथी हो गए। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है, कांग्रेस की स्थापना पीछे करने के पीछे अंग्रेजों का हाथ था। उन्होंने अपनी सुविधा के लिए एक संस्था की स्थापना की थी, ताकि भारतीयों से कोई भी बात करने के लिए एक बीच में मीडिएटर, एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो जनता तक बात पहुंचा सके। एक पार्टी के रूप में नहीं, एक संस्था के रूप में अंग्रेजों ने इसे ज्यादा देखा था। क्या होता है, 1885 से लेकर 1905 तक का जो टाइम पीरियड है, जो काल है भारतीय इतिहास में, उस काल को उदारवादी युग के नाम से जाना जाता है। 1885 से 1905, यानी कि इस काल के दौरान आपको वो चापेकर बंधुओं ने जो अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की, उसके अलावा कोई भी ऐसी घटना नहीं मिलती, हिंसक बड़ी घटना। अहिंसा की नीति जो है, हाथाजोड़ी करके, हड़ताल वगैरह करके, यानी कि अपनी बातों को मनवाने की, प्रतिज्ञा, प्रार्थना, चिट्ठियों के माध्यम से, खतों के माध्यम से अपनी बात को मनवाना। अब बात जो है, एक ना दिमाग में फिक्स करके चलना, आपकी एक तरफ अंग्रेज है, सरकार है,
और एक तरफ भारतीय लोग हैं। भारतीयों में एक ही संस्था बड़ी काम कर रही है, वो कांग्रेस। कांग्रेस का जब भी नाम आएगा यानी कि उस समय वो संपूर्ण भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र बड़ी संस्था थी। 1905 तक भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर उन लोगों का वर्चस्व था जिनको नरमपंथी, राष्ट्रवादी व उदारवादी कहा जाता है। नरमपंथी लोग, ये लिस्ट में से पहला प्रश्न बन जाता है, निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं है? तो दादा है, फिर सुरेंद्र है, महादेव गोविंद रानाडे हैं, दिनेश वाचा इंपॉर्टेंट रहेगा ये नाम, व्योमेश चंद्र बनर्जी है, गोपाल कृष्ण गोखले है, मदन मोहन मालवीय है। इनके नाम आप अच्छे से याद रखें कि ये दादा, फिरोज, सुरेंद्र, गोविंद, दिनेश, व्योमेश, गोपाल, मदन, तो ये कुछ एक नाम तो जो है, महादेव हो गया, गोपाल हो गए, कृष्ण हो गए, मदन हो गए, दादा हो गए, तो ये तो भगवान वाले से नाम जितने भी हैं ये सारे के सारे हमें नरमपंथी गुट में मिलते हैं। अब यहां से प्रश्न दूसरा क्या बन सकता है कि इनके क्या तरीके थे, अपनी बात मनवाने के क्या तरीके थे? देखिए तरीके, संवैधानिक तरीकों से भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे। अंग्रेजों की न्याय प्रियता में इनकी घोर आस्था थी। ये अंग्रेजों के एक तरह से भगत थे, न्याय प्रिय, उनकी विश्वास था कि अंग्रेज हमारे साथ अन्याय नहीं कर सकते। वैचारिक समर्थन व आलोचना, तो किन लोगों ने इनको समर्थन दिया, किन्होंने इनकी आलोचना की, ऐसा जो भी था। आधुनिक यूरोप की समृद्ध लोकतांत्रिक व वैज्ञानिक संस्कृति का तो ये समर्थन करते थे। वैज्ञानिक संस्कृति और लोकतांत्रिक जो सिस्टम था उसका तो ये समर्थन करते हैं, लेकिन अंग्रेजों द्वारा जो भारत का आर्थिक शोषण किया जा रहा था उसकी इन लोगों ने कड़ी आलोचना की। आप सबसे पहले देखते हैं कि धन निष्कासन का सिद्धांत, यानी कि भारत का धन अंग्रेज बहुत ज्यादा मात्रा में ले जा रहे हैं, तो इस पे सबसे पहले लिखने वाले व्यक्ति दादाभाई नौरोजी थे। उन्होंने अपने एक लेख में इसका जिक्र किया था। इन पर मध्य वर्गीय बुद्धिजीवियों का प्रभाव था। मध्य वर्गीय बुद्धिजीवी लोग कौन से होते हैं? डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, पत्रकार, साहित्यिक व्यक्तियों का प्रभाव यहां देखने को मिलता है। ये उदारवादियों के लिए, उदारवादी युग में से 1885 से 1905 में से प्रश्न जो आने की 3-4 जगह है। एक तो सिर्फ बहुत ही छोटा प्रश्न जिसे हम कह सकते हैं बहुत कम लेवल का, वो हो सकता है उदारवादी नेताओं के नाम पूछे, वो हमें ध्यान रहना चाहिए। निवेदन वाली सी इनकी नीति थी, और एक आगे नाम आएगा जो वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। बात आती है ये नेता कैसे थे? अपनी मांगे प्रार्थना पत्रों, प्रतिवेदनों, स्मरण पत्रों, शिष्टमंडलों के द्वारा सरकार के सम्मुख रखते थे। इनके इस व्यवहार के कारण उग्रपंथी नेताओं ने इसे राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहा। ये आप ध्यान रखें, ऐसी बातें जो कई कथन देके उसमें आ सकता है कि नरमपंथियों की, उदारवादियों की जो बात थी, कांग्रेस का दूसरा गुट जो 1905 के बाद एक्टिव होगा और बड़े पैमाने पर कांग्रेस का जो विभाजन होगा 1907 में, तब देखने को मिलता है। तो वो गुट इनकी, क्योंकि एक गुट दूसरे की आलोचना करेगा, वो ये कह रहे हैं ये तो कि भीख मांग रहे हैं, भिक्षावृत्ति है ये, क्योंकि ये कैसे मांग रहे हैं अपनी बातों को? प्रार्थना पत्रों, स्मरण पत्रों, प्रतिवेदनों के माध्यम से अपनी बातों को रख रहे हैं। उदारवादी नेताओं ने क्या किया? अपनी मांगे मनवाने के लिए इंग्लैंड में भी अपनी संस्थाएं बनाई। उसमें एक एग्जांपल यहां पर आपको दिया गया है। जैसे 1887 में दादाभाई नौरोजी ने कहां पर? लंदन में एक समिति बनाई, भारतीय सुधार समिति। 1888 में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनती है, ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और ये जो कमेटी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस कमेटी, जो ब्रिटिश कमेटी ऑफ, इसने क्या किया था? इंडिया नामक एक पत्रिका का संपादन किया था। इससे भी जरूरी संस्थाएं, जो ज्यादा जरूरी संस्थाएं हैं, वो कांग्रेस वाला जो टॉपिक स्किप किया है मैंने, वहां पर आता है। जैसे ये 87 में है। एक 1866 में लंदन में दादाभाई नौरोजी ने संस्था की जो स्थापना की थी, दादा ने की थी, उसका नाम था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये जो संस्था थी, ये इंपॉर्टेंट संस्था है, इसका नाम ही हमें ध्यान रखना है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहां? लंदन में। किसने? दादाभाई नौरोजी ने। कब? देखो, दादा में द है
और इधर 6 है 1866 में। फिर ऐसा ही एक नाम 1876 में मिलता है, ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है, यानी कि इसके नाम ईस्ट लगा है। ईस्ट इंडिया कंपनी लंदन की थी तो लंदन में हो गया। एक सिर्फ नाम आपको याद रखना है, इंडियन एसोसिएशन। क्या नाम है? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब व किसने? 1876 में की सुरेंद्र नाथ बनर्जी। किसने? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और इनके साथ थे आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस। ठीक है, बात इतनी क्लियर। अब इससे जुड़ी हुई, क्योंकि वो टॉपिक स्किप हो गया, अगर पढ़ा होता, हालांकि आपके जहन में ये बात जरूर आएगी कि सर वो कंटिन्यू चलते तो हमारी तारतम्यता बनी रहती, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स का पढ़ा होता है। फिर भी आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं कर दूंगा। लेकिन इस टॉपिक के नजरिए से अगर हम देखें तो बड़ा, देखो इन्होंने क्या है कि इस तरह से अपनी मांगों को रखा। फिर उन्होंने अपनी मांगे मनवाने के लिए इंग्लैंड में कुछ संस्थाएं बनाई, संगठन बनाए। उसमें एक नाम आता है भारतीय सुधार समिति। कब? 1887। किसने? नौरोजी ने लंदन में अपनी मांगे मनवाने के लिए संस्था बनाई, एक डिग्बी की अध्यक्षता में बनी। उसने इंडिया नामक पत्रिका का संपादन किया। अब यहां तक सब ठीक चल रहा था। जो ब्रिटेन की सरकार है, सरकार की कांग्रेस के प्रति प्रतिक्रिया, सरकार ठीक ठाक चला रही थी। 1887, 88, 90 तक कांग्रेस को जो है अच्छा ट्रीट कर रही थी अंग्रेजी सरकार। लेकिन क्या होता है, चलिए ये मैंने एक स्लाइड बनाई है कांग्रेस के प्रति सरकार की। देखो कांग्रेस सरकार कैसे इनके थोड़ा सा जो है नट बोल्ट कसती है कांग्रेस के, फिर धीरे धीरे उग्रपंथी विचारधारा सामने आती है। प्रारंभिक तटस्थता कब? आरंभिक दिनों में कांग्रेस के प्रति सरकार का दृष्टिकोण तटस्थता का था। तटस्थ क्या होता है? अलग रहना, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। वैसे तटस्थता का सही अर्थ जो होता है, जब हम पोल साइंस पढ़ते हैं तो तटस्थता की नीति का उदाहरण स्विट्जरलैंड को दिया जाता है। तो तटस्थता का, वैसे तटस्थता का सीधा अर्थ क्या है? यही है कि अलग रहना, तटस्थ रहना। तो कांग्रेस में कोई अच्छा या बुरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। सत्य असत्य में ऐसी बातें इंपॉर्टेंट रहती हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। कलकत्ता अधिवेशन 1886 में होगा। 85 में बंबई अधिवेशन कांग्रेस की स्थापना होती है। व्योमेश चंद्र बनर्जी उसके अध्यक्ष थे। यहां पर क्या करते हैं, लॉर्ड डफरिन, जिसमें कांग्रेस की स्थापना होती है। डफरिन जो है गवर्नर जनरल थे हमारे। इन्होंने जो कांग्रेस के प्रतिनिधि थे, इनको उद्यान भोज दिया था। मतलब कांग्रेस के साथ इनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी थी। देखना इसको क्रमानुसार हम अब कांग्रेस के साथ इनका कैसे रुख आएगा। 87 में मद्रास में अधिवेशन होगा। 87 में मद्रास अधिवेशन, जैसे पहला व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में, द से दूसरा, द से दादा भाई नेहरू, तय से तीसरा, तय से तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्ष थे। बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष। दादा भाई नौरोजी पहले WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष तीसरे के तैयब जी थे। उस समय पहली बार अंग्रेजों का कांग्रेस के प्रति रुख जो था वो कठोरता वाला था। कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन के बाद सरकार का रुख जो है कांग्रेस के प्रति कठोर हो जाता है। अब सरकार ने कैसी नीति पर काम करना शुरू किया? बांटो और राज करो की नीति। बांटो और राज करो की नीति पर चलना शुरू कर दिया अंग्रेजों ने। भारतीय जनता की एकता जो बढ़ रही थी, सरकार ने उसके खिलाफ बांटो और राज करो की नीति शुरू की। कांग्रेस में फूट डालने के उद्देश्य से सर सैयद अहमद खान, जो मुसलमानों के मुख्य नेता थे, और राजा शिव प्रसाद को एक संस्था बनाने का सुझाव दिया। उसका नाम था भारतीय देशभक्त मंडल। भारतीय देशभक्त मंडल, तो इन्होंने स्थापना की थी। अब यहां पर हमें इतना ही ध्यान रखना है, भारतीय देशभक्त मंडल की स्थापना किसने की? सर सैयद अहमद खान और राजा शिव प्रसाद ने। यानी कि अंग्रेजों की चाल है कि भारतीयों में एकता जो बनी हुई है, इसको किस तरह से भंग करना है। एंग्लो मुस्लिम डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना 1888 में होगी।
अंग्रेजों के प्रयासों को सफलता तब मिलती है जब सर अहमद खान ने क्या किया था, सर सैयद अहमद खान ने क्या किया था, एंग्लो मुस्लिम डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना की थी। इनका साल भले ही आपके ना याद रहे, बस इतना सा ध्यान रख लेना, ये डिफेंस एसोसिएशन मुसलमानों का सैयद अहमद खान ने 88 में बनाया था। यहां कोई ऐसा सन है नहीं, बस इतना ध्यान रख लेना कि भारतीय देशभक्त मंडल किसने बनाया था, सैयद अहमद खान और शिव प्रसाद ने बनाया था। और ये सारी चीजें जो है ना आए हुए प्रश्न है, कोई वो नहीं है कि कोई नई बातें, आपको ये लग सकता है कि ऐसा थोड़ी आएगा, आए हुए प्रश्न है। सरकारी कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगा दिया कि वो पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते, जैसे अभी भी है, सरकारी कर्मचारी किसी भी पार्टी का प्रचार प्रसार नहीं कर सकता। ये तब से 90 से चला है काम। कांग्रेस में प्रवेश प्रतिबंध कर दिया पार्टी का। एल्गिन द्वितीय, एल्गिन द्वितीय क्या कहेंगे, इस समय एक अपनी बात रख देंगे, हमने भारत को तलवार के बल पर जीता है और इसे तलवार के बल पर ही अधीन रखेंगे। भारतीयों के सामने जब ये भारतीयों को ये लग रहा था हमारी सरकार है, हम इनके भक्त हैं, ये हमारा बुरा नहीं करेंगे। एल्गिन द्वितीय ने कहा हमने तो भाई तलवार के बल पर तुम्हें गुलाम बनाया है और तलवार के बल पर ही राज करेंगे। तो इससे थोड़ा सा भारतीयों को लगा कि अच्छा आयो इंग्रेज मुल्क रहे ऊपर, अच्छा 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 अच्छा, कोई नहीं करा। विफलता का कारण, डॉक्टर आरसी मजूमदार जो 1857 की क्रांति के सरकारी इतिहासकार बनने से जिन्होंने मना किया था, वो लिखते हैं कि ब्रिटिश सरकार तथा नौकरशाही के कांग्रेस विरोधी षड्यंत्र अपने उद्देश्य की पूर्ति में इसलिए सफल नहीं हुए क्योंकि वे यह बात जानने में असमर्थ रहे कि कांग्रेस की शक्ति का मूल आधार मध्यम वर्ग है, न कि धनाढ्य वर्ग। तो उन्होंने सोचा था धनी लोग जो हैं वो है मूल आधार, लेकिन मूल आधार क्या था, मध्यम वर्ग। ये कोट है, ये आपके लिए अनइंपॉर्टेंट रहेगा जो नॉर्मल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बाकी आरपीएससी भी कहीं से भी पूछ लेती है, इसका अंत नहीं है। पर इन टॉपिक में से मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करके तथ्य इकट्ठे किए हैं। जब ये बुकलेट बनाई थी है ना हिस्ट्री की, ये जो तो 20 किताबों के तथ्य है, अलग अलग मैटर। यहां अगर इस टॉपिक की बात करें तो ये हिंदी ग्रंथ अकादमी की 4 किताबें और मॉडर्न हिस्ट्री में एनसीईआरटी पुरानी के और नई के कोई भी तथ्य मिले, चाहे 8वीं क्लास की बुक में हो, चाहे 10वीं में, चाहे 12वीं में, सारे इंक्लूड किए गए हैं। अब बात आती है कि जो हमने आप क्रमानुसार स्टोरी बनाते रहना माइंड में। हमने ये देखा था कि उदारवादी जो थे उनका अंग्रेजों से मांग मनवाने का तरीका क्या था। फिर हमने देखा उदारवादी लोग कौन थे, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, है ना, इस तरह हमने नेताओं के नाम पढ़े। फिर बात आती है कि सरकार का उदारवादियों के प्रति रवैया क्या था। तो सरकार ने उदारवादियों के प्रति शुरू में तटस्थता की नीति अपनाई, धीरे धीरे करके उन्होंने जो है कड़ा रुख अपनाना शुरू किया। फिर सर सैयद अहमद खान को थोड़ा सा तैयार करके 1-2 संस्थाएं उनसे बनवाई और फिर रुख जो है अलग ही इख्तियार कर लिया। और लास्ट में एल्गिन द्वितीय ने क्या कह दिया, हम तो भैया तलवार के बल पर आए हैं और ऐसे ही राज करेंगे। इतना सा कुछ हुआ। अब हमने देखना है कि ये जो प्रारंभिक राष्ट्रवादी थे, हालांकि टॉपिक का नाम फर्स्ट ग्रेड में लगेगा, राष्ट्रवादी जो विकास जो हुआ, राष्ट्रवाद का विकास 1885 से 1919 तक रहता है, फिर गांधी युग आ जाएगा, है ना। एकांतकारी घटनाएं 2 चरणों में चलती है। फिर ये जो लोग थे इनकी सफलता क्या रही, हमें ये देखना है कि सीधा ही प्रश्न आ सकता है, निम्नलिखित में से उदारवादियों की सफलता नहीं है या सफलता से संबंधित, या कौन सी सफलता नहीं है या कौन सी सफलता है। इन्होंने चाहे हाथाजोड़ी करके ही सही लेकिन अपनी कुछ मांगे मनवा ली थी। जैसे पहली मांग 1886 एक साथ परीक्षा की मांग इन्होंने रखी। इंग्लैंड और भारत में लोक सेवा आयोग के लिए एक ही समय परीक्षा कराने की मांग, ये एक अच्छी बात इनकी है। इन्होंने वेलबई आयोग की स्थापना करवा ली थी भारतीय व्यय की समीक्षा हेतु। इन्वेस्टमेंट जो कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, इसके लिए वेलबई आयोग बना लिया था, एक वेल काम किया था। आईसीएस लोक सेवा आयोग के लिए परीक्षा की मांग और भारतीय व्यय इन्वेस्ट के लिए जो था वेलबई आयोग बनाया। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, 1892 का जो
भारतीय परिषद अधिनियम था। इस पर कई बार प्रश्न आया है कि बजट पर प्रश्न पूछने की शुरुआत सबसे पहले कब भारतीयों को यह मौका मिला, 1892 में। और क्या निर्वाचन, हालांकि अप्रत्यक्ष ही था, भारत में निर्वाचन की शुरुआत तो 1892 के अधिनियम द्वारा। तो कुछ एक ऐसी मांगे थी जो कि उदारवादियों की अच्छी सफलता मानी जाती है। तो एक ही समय इन्होंने नारा दिया था, सार्वजनिक धन पर भारतीयों के नियंत्रण की मांग रखी थी कि ये जो सार्वजनिक धन है उस पर भारतीयों का भी नियंत्रण होना चाहिए, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। ये नारा अमेरिका के जो रिवोल्यूशन था, क्रांति थी, वहां भी चला था। तो ऐसा एक ग्रैंड ओल्ड मैन हमारे कौन है? दादाभाई नौरोजी। किनकी उपाधि है ग्रैंड ओल्ड मैन? ग्रैंड फादर। तो दादाभाई नौरोजी, इन्होंने आर्थिक निकासी के सिद्धांत को जनसाधारण तक पहुंचाया था, जिसको हम धन निष्कासन का सिद्धांत कहते हैं। और धन निष्कासन का सिद्धांत कि भारत का धन निष्कासित होकर कहां जा रहा है? लंदन जा रहा है। भारतीयों को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। तो ये सारी बातें हो जाती है उदारवादियों की प्रारंभिक सफलता। क्या क्या? इन्होंने आईसीएस परीक्षा का आयोजन लंदन और भारत में एक साथ, भारतीय व्यय की समीक्षा के लिए वेल्लभाई आयोग इन्होंने बनाया था। भारत परिषद अधिनियम 1992 इनकी सफलता, वहां पर प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया, निर्वाचन की शुरुआत हो जाती है। और सार्वजनिक धन पर भारतीयों का नियंत्रण हो, ये बात रखते हैं। और दादाभाई नौरोजी लोगों के मन में ये बात जगा देते हैं कि देखो, इनकी बातें हाथाजोड़ी करके विनती करके मनवाने वाली थी, लेकिन भारतीयों के जहन में दादाभाई नौरोजी ने यह बात डाल दी थी कि अंग्रेज जो है भारतीय धन को भारत से लंदन भेज रहे हैं। मतलब पंजाबी सीधा कह दिए, अपनी जुत्ती ते अपना ही सिर। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, जो भी वस्तुएं बेच रहे हैं वो कच्चा माल लो, मटेरियल कितना है, अपने भारत का ही है वो। उसके आगे की बात क्या है कि क्या राजनीतिक कार्यों की दिशाओं के से संबंधित दो बातें उनके बारे में आती है राष्ट्रवादियों की सफलता में। इन्होंने शक्तिशाली जनमत तैयार करना, ये एक ठीक उपलब्धि मानी जाती है कि जनता में राजनीतिक चेतना और राष्ट्रीय भावना जागृत कर दी थी उदारवादियों ने। और जनता को शिक्षित और एकताबद्ध करना, क्योंकि राजनीतिक प्रश्नों पर बात कर रहे हैं, बजट पर बात कर रहे हैं, तो उनको एकताबद्ध करने में मुख्य भूमिका निभाई। ये कांग्रेस का शैशव काल था। सरकार से जो विरोध की इस समय कमी मिलती है, शक्ति दृढ़ करना और जनमत तैयार करना, ये इनके शुरुआती लक्ष्य थे। सफलता क्या है? भविष्य के आंदोलनों के लिए एक शक्तिशाली पृष्ठभूमि इन्होंने तैयार कर दी। ये हो गया उदारवादी युग। उदारवादी युग अगर मैं फास्ट रिपीट करूं, किन किन बिंदुओं को हमने देखना है कि उदारवादियों का तरीका क्या था सरकार से बात मनवाने का। ठीक है, अनुनय विनय हो गया, प्रतिवेदन वगैरह, है ना, इस तरह से, या प्रतिनिधिमंडल भेजकर। कितने कौन कौन से उदारवादी नेता थे, उनके हमें नाम याद रखने हैं। उसके बाद फिर हमें यह ध्यान रखना है कि जो है उदारवादियों ने कैसे कैसे काम किया, क्या क्या काम किए। तो उदारवादियों के काम आ जाते हैं, काम के तरीके आ जाते हैं, फिर उनकी सफलता आ जाती है कि उन्होंने 92 का अधिनियम उनकी सफलता है, वेल्लभाई आयोग उनकी सफलता है। इस तरह से उनकी दो चार हम सफलताएं देख लेते हैं। और एक इधर पहली जो सफलता थी आईसीएस परीक्षा की सफलता थी, भारतीय धन, सार्वजनिक धन वाली बात करते हैं इस तरह से। और अंग्रेजी सरकार का जो उदारवादियों के प्रति यानी कि कांग्रेस के प्रति क्या रवैया था, शुरू में तटस्थता का, धीरे धीरे कड़ा रुख अपनाया, फिर लास्ट में जाके तलवार की बात ही करने लग गए थे। और बाद में इन्होंने, इनका हम सारांश देखते हैं तो उदारवादियों की सफलता क्या थी? इन्होंने भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना जगा दी थी और राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक शक्तिशाली पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। ये शॉर्ट में उदारवादियों की बात है। उग्रवादी जो विचारधारा थी, इसमें काफी कुछ आ जाता है। मैं साथ साथ ये भी देख लिया करूंगा कि वीडियो जो है हमारी कितनी हो जाती है। अभी तक ठीक है, 24 मिनट की वीडियो में हमने उदारवाद को देख लिया है। अभी हम चलते हैं उग्रवाद। ये कब से कब तक चलेगा? 1905 से 1919। यहां तथ्य भी बहुत हैं, व्याख्याएं भी बहुत बनती हैं, सत्य सत्य कथन कारण भी बनेंगे, फैक्ट बहुत सारे आपको, घटनाएं बहुत सारी आपको देखने को मिलेंगी। एक एक करके चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने ये देखना है कि ये उग्रवादी जो विचारधारा थी, उग्र विचार, या उग्र भी आ सकता है, अतिवाद भी आ सकता है। वो प्रारंभिक राष्ट्रवाद था
ये उग्र राष्ट्रवाद है। इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसकी उत्पत्ति के कारण क्या थे? एक तो 1885 से 1905 के बीच में जितनी भी घटनाएं हुई वो इसके पीछे कारण रहती हैं। संवैधानिक साधनों के प्रति इनका अविश्वास हो गया था, क्योंकि उन लोगों ने, उदारवादी लोगों ने संवैधानिक तरीके अपना के देख लिए, सारे वैसे ही तरीके उन्होंने इख्तियार किए थे। फिर क्या है, अब इस समय युवा वर्ग में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की जो है लालसा उत्पन्न हो गई थी। हालांकि जब हम गांधी युग पढ़ेंगे, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग सर्वप्रथम फाइनली 1929 के लाहौर अधिवेशन में रखेंगे, जिसकी अध्यक्षता जे.एल. नेहरू करेंगे। पूर्ण स्वराज्य की मांग उस समय सबसे पहले की जाएगी, लेकिन यहां लालसा इनमें शुरू हो गई थी। दौर ये जो था, इसके उदय के कारण हम एक ही लाइन में अगर देखें तो अंग्रेजों की नीतियां और उदारवादियों की विफलता, ऐसा एक है ना, सीधा एक प्रश्न बन सकता है। तो अंग्रेजों की नीतियां प्लस जो इनसे पहले जो गुट ने काम किया, उदारवादी विचारधारा, उनकी असफलता या विफलता, और अंग्रेजों की नीतियां इसके पीछे कारण रहेंगे। फिर बात आती है कि उग्र जो विचारधारा थी, ये मशाल जलाने का कार्य किसने किया था? ये कार्य किया था, ये शुरू करने का काम किसने किया था? ये काम किया था तिलक ने। किसने किया था? तिलक ने ये काम शुरू करने किया था। अब उदारवादी लोगों के नाम जब भी हम याद रखते हैं तो हमें लाल बाल पाल छोटी कक्षाओं से याद करवाया जाता है। लाला लाजपत राय पंजाब के, विपिन चंद्र पाल बंगाल के, और बाल गंगाधर तिलक जो है महाराष्ट्र के थे। 1920 में जब असहयोग आंदोलन शुरू होगा तो उस समय तिलक का देहांत भी 1 अगस्त 20 में शायद हो जाता है। विपिन चंद्र पाल लास्ट में जाके कहां चले जाएंगे? ये इंग्लैंड चले जाएंगे। लाला लाजपत राय सजा के बाद अमेरिका चले जाएंगे। अरविंद घोष क्या है? संन्यास ले जाएंगे। हमें क्या है कि इनका एंडिंग जो है वो भी ध्यान रखना है कि ये बाद में इन्होंने क्या किया, तो ऐसा भी जो है सत्य असत्य कथन कारण में बातें आ जाती है। लाल बाल पाल के अलावा कौन कौन थे? राज नारायण बसु। कौन थे? राज नारायण बसु। एक ये नाम जरूर याद रखना, अश्विनी कुमार दत्त, क्योंकि जो है 1907 में जब ये सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में फूट पड़ेगी, कांग्रेस का विभाजन होगा, तब लास्ट में लाला लाजपत राय के की जगह अश्विनी कुमार दत्त का नाम अनाउंस किया जाएगा। और विष्णु शास्त्री चिपलूणकर, विष्णु शास्त्री चिपलूणकर, इनका नाम काफी चर्चा में रहा था। प्रथम लाहौर षड्यंत्र 1915 में जो हुआ था, प्रथम लाहौर षड्यंत्र कब हुआ था? 1915 में। प्रथम लाहौर षड्यंत्र 1915, उनमें शायद उसी में ही थे। 1915 में फांसी जो लगने वाले लोग थे उसमें विष्णु शास्त्री का भी एक नाम आता है। तो ये यहां नाम लिखे हुए हैं, हो सकता है आपको छोटे दिखाई दें। राजा नारायण बसु, विष्णु शास्त्री चिपलूणकर, कुल मिला के ठीक दिखाई दे रहे हैं आपको। ये जो लोग जितने थे, ये आप अच्छे से एक पक्ष को, जैसे आप अच्छे से उग्र विचारधारा के लोगों के नाम कम हैं तो आप इनके नाम जरूर याद रख लेना, क्योंकि ये लाल बाल पाल याद रह जाते हैं, लेकिन राज नारायण बसु, अश्विनी कुमार दत्त, विष्णु शास्त्री चिपलूणकर, ये नाम याद कम रहते हैं। यहां पर एक विशेष बात, गर्मपंथियों द्वारा निवेदन की राजनीति की आलोचना की जाती है, आत्म बलिदान और प्रबल देशभक्ति की बात की जाती है, और विदेशी शासन के प्रति घृणा थी, आत्मनिर्भरता, रचनात्मकता और संघर्ष की बात ये करते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस की, आत्म जो बलिदान की, आत्मनिर्भरता की, ठीक है, आत्मबल की, ये सारी बातें करते हैं। क्रिएटिविटी की, रचनात्मकता की बातें करते हैं, स्ट्रगल की बातें करते हैं। ये रणनीति और कार्यक्रम इनके कैसे थे, ये हमारे सामने है। रणनीति इनकी जो स्ट्रेटेजी कैसी थी, विदेशी वस्तुओं और विदेशी शासन का बहिष्कार करना, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना, राष्ट्रीय शासन की स्थापना करना, राष्ट्रीय शिक्षा। अभी एसआई में एक जो प्रश्न आया था, गांधी जी ने सबसे पहले लंगोटी धारण कब की? तो चरखा, लंगोटी 1921 के बाद गांधी जी फाइनल, जब दक्षिण भारत की यात्रा करेंगे, गांधी जी अपना सिर भी मुंडवाएंगे सबसे पहले उस समय, और ये 12th क्लास एनसीईआरटी में तथ्य दिया होता है।
और लंगोटी वाली बात भी जो है 1921 से जुड़ी हुई है। स्वदेशी वस्तुओं का अपनाया जाना, विदेशी शासन का बहिष्कार, राष्ट्रीय शासन की स्थापना, इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां रह जाती है। ऐसी बातें जब 4-5 बात देके पूछता है ना, कौन सा उनका हिस्सा नहीं था, कौन सा था, तब हमें गड़बड़ हो जाती है। तो यहां पर जो है ये इधर बनाया हुआ है उनका डायलॉग। तिलक ने एक बात कही थी कि स्वराज्य, स्वदेशी और बहिष्कार, यह नारा किसने दिया था? सबसे पहले तिलक ने दिया था। उन्होंने कहा था कि स्वराज्य एक पेड़ की तरह है, ये देखें आपने एक बनाया हुआ है, स्वराज्य एक पेड़ की तरह है, स्वदेशी और बहिष्कार जो है उनकी शाखाएं हैं। ये तिलक ने एक बात कही थी कि स्वराज्य है एक राष्ट्र वृक्ष की बात कही है। तो इस तरह से मैंने डिजाइन किया है ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। फोटोज वैसी ही ली है। तो ये बाल गंगाधर तिलक का कथन था, हमारा राष्ट्र एक वृक्ष की तरह है जिसका मूल तना स्वराज है तथा स्वदेशी व बहिष्कार उसकी क्या है? शाखाएं हैं। तो ये सारी बातें इसमें हो गई हैं, ड्राइंग की हुई है। पीपीटी चलो आपको ये जो है पीडीएफ में उसमें डाल दूंगा आपको, ठीक है, टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेना आप, थोड़ा समय लग सकता है और कुछ नहीं। तिलक ने क्या कहा था? भारत की राजनीतिक मुक्ति अनुन्याय एवं विनय और निवेदनों से न होकर दृढ़ कथन एवं प्रत्यक्ष कार्यवाही से ही संभव है। राजनीतिक अधिकारों के लिए हमें भैया लठ बजाने पड़ेंगे, हाथा जोड़ी से अपने हक, साडा हक इत्थे रख, है ना, वो बात बाद में बनेगी भाई। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार यहां दिया हुआ है, ये सामान्य तथ्य आपके याद रह जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। ये दोबारा से उनके नाम वगैरह आ गए, वही कोड आ गया, वही बात आ गई, ठीक है। अब मुख्य बात आ जाती है कि इनकी उत्पत्ति के क्या कारण थे। अतिवादी या उग्र विचारधारा जो थी, इसकी उत्पत्ति के पीछे क्या कारण थे? आप कहोगे सर अभी आपने बताया कि अंग्रेजों की नीतियां और उदारवादियों की विफलता ये कारण थे, ठीक है, लेकिन इसके पीछे और भी अन्य कारण थे। अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटनाएं देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय लेवल पर क्या था? यहां छोटा है, आपको दिख नहीं रहा होगा। मिस्र, फारस, फारस यानी कि 1935 से पहले ईरान का नाम फारस लिखा जाता था, फारस और टर्की। इन देशों में जनता ने, आम पब्लिक ने स्ट्रगल किया था और वो सफल हो गए थे। तो देखो, एक पड़ोसी पर कोई जुल्म कर रहा है, एक ही व्यक्ति, और 5-7 घरों पे कर रहा है, एक ने अगर उसके खिलाफ आवाज उठा दी तो लोगों को लगेगा कि यार अपने भी कर सकते हैं। तो एक तो ये मिस्र, फारस और टर्की की जनता की सफलता, एक जापान की रूस पर विजय। रूस जो है बहुत बड़ा देश है, जापान एक छोटे से देश ने क्या किया था? रूस पर अधिकार कर लिया था। एबिसीनिया, ये बाद में सेकेंड वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हम पढ़ते हैं उस समय सेकेंड वर्ल्ड वार में एबिसीनिया, इटली वाली बात काफी चर्चा में रहती है। पहले फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार में एबिसीनिया, सेकेंड वर्ल्ड वार में एबिसीनिया द्वारा इटली को पराजित कर दिया गया था। एबिसीनिया एक छोटा सा अफ्रीकी महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप में एक छोटा सा देश पड़ता था अबिसीनिया। अबिसीनिया ने इटली को पराजित कर दिया। उधर छोटे से देश जापान ने रूस को पराजित कर दिया। तो लोगों को यह लगने लगा कि भाई इनको जो है अंग्रेजों को हराया तो जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बस लठ बजाने वाला होना चाहिए। उधर जो है इटली का एकीकरण, कैवोर, गैरिबाल्डी, ठीक है, उनके प्रयासों से जो है इटली का एकीकरण हो चुका था। 1871 तक ये काम कंप्लीट कर लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा था, तो जो बाद में गांधी जी उसी केस के सिलसिले में दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी के सिलसिले में जाएंगे। ये सारी अंतरराष्ट्रीय घटनाएं होगी। राष्ट्रीय घटनाओं में क्या करते हैं? 1892 के भारत परिषद अधिनियम में क्या था? प्रशासन के भारतीकरण, कुछ सदस्यों को लेकर मसला था। विधान विधि निर्माण को जनतांत्रिक आधार पर प्रस्तुत करने में पूर्णतः निराशा मिली थी। बजट पर प्रश्न पूछ सकते थे लेकिन कोई सुझाव नहीं दे सकते थे भारतीय लोग, पूरे प्रश्न का विचार नहीं था। तो इसको लेकर भी उग्रवादी, उदारवादी लोग जो है काफी खफा थे सरकार से। अब हम उत्पत्ति के कारणों में अन्य देख लेते हैं। हिंदू धर्म का पुनरुत्थान और सांस्कृतिक गौरव। स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद जी, तिलक, लाला, अरविंद घोष, पाल साहब, हिंदू धर्म के पुनरुत्थान में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और पाश्चात्य संस्कृति से भारतीय संस्कृति को श्रेष्ठ माना था।
तो ये लग रहा था कि अंग्रेज जो है भारतीय संस्कृति को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, भारतीय संस्कृति को खराब कर रहे हैं। ये संतवीर सर आरएस हम हैं, और महाराष्ट्र उसमें उदारवादी गुट में नहीं हूं मैं, उग्रवादी दल में। महाराष्ट्र में प्लेग संकट, यहां पर ये लोग पहला कांड कर देंगे भाई। हालांकि ये चरण 1905 के बाद देखा जाता है कागजों में, लेकिन ये लोग तो थे ना, इनकी चल नहीं रही थी। कांग्रेस में दबदबा उदारवादी गुट का था और अंग्रेज भी उनको तवज्जो दे रहे थे। क्यों? क्योंकि वो हाथाजोड़ी करके बात रखते थे, ये बात करते थे कि हम भी देख लेंगे तुमको। 1896-97 में क्या होता है महाराष्ट्र में, और 99-1900 के मध्य महाराष्ट्र में प्लेग फैल जाता है, लाखों लोग मारे जाते हैं। और प्लेग कमिश्नर जो थे रैंड और आयरस्ट, ठीक है, ये नाम दिए हुए हैं, रैंड और आयरस्ट, ये क्या करते हैं? बदतमीजियां करते हैं, ज्यादतियां करते हैं लोगों के घरों में जा जाकर। चापेकर बंधु जो हैं, चापेकर भाइयों ने, पूरा नाम लिखो कमेंट बॉक्स में चापेकर भाइयों का। गणेश है, दामोदर है, क्या है, आप नाम लिखेंगे कमेंट करके। तो इन्होंने, ये पहली राजनीतिक हत्या आपको पता है 1896-97 में ये कर देते हैं। तिलक क्या करेंगे? अपने समाचार पत्र में आलोचना करेंगे अंग्रेजों के इस दुर्व्यवहार की। तिलक को 18 महीने के लिए कठोर कारावास हो जाता है। इसी बात के लिए नहीं, तिलक ने कर न देने वाला एक आंदोलन भी चलाया था। दोनों बातें मिली जुली, तो तिलक को केसरी के कारण, यहां केसरी समाचार पत्र किस भाषा में था? केसरी अंग्रेजी भाषा में था, और मराठा जो केसरी मराठी भाषा में था, और जो मराठा समाचार पत्र था वो अंग्रेजी भाषा में था। यानी कि मराठा मराठी में नहीं था, मराठा किस में था? अंग्रेजी भाषा में था। आ जाओ, लॉर्ड कर्जन, ये जो मसला हुआ था, हम्म 1897 में, उसी कड़ी को अगर मैं आगे बढ़ाऊं यहां पर, उस समय 1897 में एक तो चापेकर बंधुओं को फांसी होती है। एक नाटू भाई थे, रामचंद्र नाटू और बलवंत नाटू ऐसा करके कोई नाम था, वो दो नाटू बंधु थे, उनको देश निकाला दे दिया अंग्रेजों ने। तिलक साहब को गिरफ्तार करके कैद कर दिया। 1897 में 3 घटनाएं होती है। चापेकर बंधु प्लेग कमिश्नर को मारेंगे, रैंड और आयरस्ट को, और तिलक साहब को जेल हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी सत्या में ये बातें आती हैं भाई, नाटू बंधुओं को देश निकाला, चापेकर बंधुओं को फांसी होगी। आप अच्छे से इन बातों को याद रखा करो, सत्या में आती हैं ये बातें। 97 में कितने समय की? 18 महीने की जेल हुई थी, 18 महीने का कठोर कारावास हुआ था, ये बात जरूर ध्यान रखें। बराबर में तिलक साहब ने जो है, बाल गंगाधर तिलक क्या करते हैं, कर ना देने वाला आंदोलन भी इस समय चला रखा था इन्होंने। फिर भारतीय दंड संहिता में इस समय अंग्रेजों ने 124 ए और 156 ए का समावेश कर दिया था 1898 में। डीपली इनको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आप बस इतना ध्यान रखना कि दंड संहिता में 2 धाराएं जोड़ दी थी, एक 124 में, एक 156 में, भारतीयों पर शिकंजा कसने के लिए। और कार्यालय गोपनीयता अधिनियम 1904 में बनाकर जो न्यूज़पेपर थे, जो अखबारबाजी थी, उन पर लगाम लगानी शुरू कर दी थी, कार्यालय गोपनीयता कानून अधिनियम 1904 के माध्यम से। फिर इन्होंने 1904 में एक अधिनियम लाई, ये कानून और विश्वविद्यालय अधिनियम। इसके तहत क्या था कि जितने विश्वविद्यालय थे उन पर सरकारी शिकंजा कस दिया था, सरकारी नियंत्रण शुरू कर दिया था। इन तमाम बातों को देखते हुए लाल बाल पाल की तिकड़ी प्लस इनके विष्णु शास्त्री चिपलूणकर, अश्विनी कुमार दत्त जैसे आदि सदस्यों ने मिलकर क्या किया, ये सोचा कि अब हमने क्या है, लड़ाई लड़नी पड़ेगी डायरेक्ट, प्रत्यक्ष रूप से। 1904 तक ये सारी बातें होगी, 97 से लेकर, क्योंकि 97 वाली बातों को ऐड करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमने ये देखना है कि कारण क्या थे, किन बातों को लेकर उदारवादी लोग इतने, उग्रवादी लोग इतने उग्र स्वभाव के थे। 1905 में एक बड़ी घटना घटेगी, बंगाल का विभाजन, पूर्वी बंगाल पश्चिम बंगाल में। इसमें अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर लास्ट मैंने दिसंबर में दिया था, अच्छा एग्जाम गया था, वो उसमें इस पर प्रश्न आया था, आगे की स्लाइड में मैं बता दूंगा कैसे किस तरह से। तो ये लोग उग्र विचारधारा का नेतृत्व कर रहे हैं,
इनके उद्देश्य और कार्य क्या थे? उद्देश्य और कार्य उग्रवादी या अतिवादी विचारधारा के लोगों के उद्देश्य व कार्य क्या रहेंगे? उग्रवादियों का राष्ट्रवाद भावुकता से परिपूर्ण, राष्ट्रवाद की प्रेरणादायक धारणा में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक सभी आदर्शों का समावेश था। ध्यान रखना, भले ही ये उग्र स्वभाव के थे लेकिन भावुकता से परिपूर्ण था इनका जो उद्देश्य था। इंपॉर्टेंट बात है, ऐसी बातें सत्य सत्य में सही नहीं हो पाती। आपको लगेगा अतिवादी विचारधारा की है, उग्र विचारधारा की है, भावनाओं को, इनसे फीलिंग का कोई लेना देना नहीं। भावुकता से परिपूर्ण था, प्रेरणादायक धारणा थी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी आदर्शों का उनमें समावेश था। दो रूप से इन्होंने, एक तो दो रूप से ये दौर प्रकट हुआ था। एक तो कांग्रेस के भीतर उग्रवादी दल का उदय हो गया इस समय, और एक देश में इसमें क्रांतिकारी दल का उदय हो चुका था। अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगह पे क्रांतिकारी दल भी एक्टिव रहेंगे ना, लगभग 1915 के आसपास तक, और फिर एक क्रांतिकारी विचारधारा काम करेगी 1923-24 से 1928 तक। दो भागों में ये क्रांतिकारियों का भी, तो दो रूप में इस समय उग्र विचारधारा जो है सामने आती है। एक कांग्रेस के भीतर थी और एक कांग्रेस के बाहर भी उग्र विचारधारा के लोग काम कर रहे थे, जिनका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं था। विदेशी हस्तक्षेप का विरोध। तिलक ने इस बात का विरोध किया कि एक विदेशी सरकार जनता के निजी जीवन में हस्तक्षेप कर रही है, तो इसका उन्होंने विरोध किया था। 1881 के प्रथम फैक्ट्री एक्ट व 91 के विवाह अधिनियम का भी तिलक ने विरोध किया था। इन्होंने कहा कि भले ही हमारी बातें, हमने विवाह अधिनियम बनाया, कम एज के लड़के लड़की की शादी करवा रहे हैं, वो हमारे नियम है, हमारी सोसाइटी का काम है, तुम लोग उसमें कोई भी सुधार मत करो। अंग्रेजों ने कुछ सुधार अच्छे भी किए, सती विधवा विवाह, छोटी एज का विवाह नहीं, तो ये सारी चीजें उनकी ठीक भी थी। और फिर अपने अपने जो है मत होते हैं सबके। प्रमुख नेताओं के कथन और प्रभाव। तिलक ने, ये सबको पता है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये तो सबको पता है। कब दिया? 1916 में। यहां पर वो बात लिख सकता है 1918 में कहा, 20 में कहा, 14 में कहा, 15 में, 16 में कहा। ये जरूर याद रखोगे आप इस बात को। मैंने ब्रैकेट में चीजें यूं ही नहीं मेंशन की, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस देखे कि इस टॉपिक के क्वेश्चंस की प्रकृति कैसी है। उस क्लास के बाद, क्योंकि मैंने जॉब भी करनी है, सर्विस के बाद इतना समय नहीं होता, ड्यूटी के बाद टेस्ट वगैरह, अपनी टेस्ट सीरीज वो सारी, उसमें कथन कारण के प्रश्न बनाता हूं मैं, जितने भी अपने वो सेकंड ग्रेड जीके वाले। तो समय जितना मिलता है कि मैं जल्दबाजी में यूं ही नहीं क्लास लेके आगे क्लास से, भले ही मैं लिख के लाता हूं, लेकिन बहुत सारा सर्वे करके ये मैटर खुद तैयार करोगे, बहुत टाइम लगेगा, और आप खुद तो पेपर तक तैयारी करना मुश्किल हो जाता है। तो सभी तरह से जो डाटा तैयार करने के बाद, इत्मीनान से इस पे वर्क करने के बाद फिर ये तैयार होती है। 2-3 दिन का गैप लग जाता है क्लास में। स्वराज्य मेरा ये 16 में दिया। अरविंद घोष ने अगस्त 1893 में न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड नामक एक लेख लिखा था। लेख में इन्होंने लिखा था, विरोध पत्रों से, प्रार्थना पत्रों और स्मृति पत्रों से देश को कभी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती। इसके लिए तो भैया डू और डाई वाला काम। रविंद्रनाथ टैगोर क्या करेंगे? कांग्रेस की भिखमंगी नीति की आलोचना कर स्वदेशी, वो कहते हैं कि एक तो खुद के उद्यम, इंडस्ट्रिया सेट करो, और राष्ट्रीय शिक्षा के माध्यम से आत्म शक्ति का बार बार उन्होंने आह्वान किया था। ये बैगर वाली जो है भिखमंगी नीति को रिजेक्ट किया था, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा को इन्होंने अपनाने की बात कही थी। विपिन चंद्र पाल जो है, इन्होंने देश में नया सुधार नहीं अपितु पुनर्गठन की आवश्यकता है। सुधार मत करो, दोबारा से सारा सिस्टम का ही दोबारा से जो है पुनर्गठन करना है। जो चल रहा है उनमें सुधार नहीं करना, सिस्टम को ही बदलना है दोबारा से। अतिवादी दल के उद्देश्य व कार्य, क्या कार्य रहते हैं अतिवादी दल के? ये उनकी बात हो गई। धार्मिक रूढ़िवाद का सहारा लेते हैं। तिलक ने सोचा लोगों को हमारे से जोड़ना है तो हमें धर्म का भी सहारा लेना पड़ेगा। तिलक 1893 में गणपति महोत्सव शुरू करेंगे और 1895 में शिवाजी महोत्सव शुरू कर देंगे। चूंकि महाराष्ट्र से हैं, शिवाजी जो थे वो कईयों के आइडल रहे हैं। शिवाजी को वहां महाराष्ट्र में एक पीर पैगंबर की तरह पूजा जाता रहा। तो गणपति उत्सव 1893 में और शिवाजी महोत्सव कब? 1895 में शिवाजी महोत्सव।
लाला लाजपत राय क्या कहेंगे, जैसे दास की, ये सारे हिंदी ग्रंथ अकादमी जो है बुक के तथ्य हैं। जैसे दास की आत्मा नहीं होती, उसी तरह दास की जाति की कोई आत्मा नहीं होती, और आत्मा के बिना मनुष्य केवल पशु के समान है। स्वराज्य परम आवश्यक है। स्वदेशी और बहिष्कार, विदेशी माल का ये जो बहिष्कार, ये तो सामान्य तथ्य है। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद 1906 और बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट 1906 में, क्योंकि जब यह कहा गया कि विदेशी शिक्षा का ही बहिष्कार करने को, कि 4 में विश्वविद्यालय अधिनियम बनके सरकार ने एजुकेशन पर ही एक नियंत्रण कर लिया था, कंट्रोल कर लिया था। तो इन्होंने 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बनाई। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट 1906 में बनता है। बंगाल राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बंगाल में गुरुदास बनर्जी, और मद्रास में पचेप्पा ने राष्ट्रीय कॉलेज बनाया था। बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद किसने बनाई? गुरुदास बनर्जी। मद्रास में पचेप्पा राष्ट्रीय कॉलेज। ठीक है, अब ये बात आ जाती है, ये जो मिलान करने वाले प्रश्नों में आए हुए हैं, मद्रास वाला, बंगाल वाला, सन वाला। साहित्यिक योगदान की अगर बात करते हैं, तिलक ने केसरी और मराठा समाचार पत्र लिखे थे। केसरी जो था वो मराठी भाषा में था, मराठा जो था वो अंग्रेजी भाषा में था, अंग्रेजी भाषा में। विपिन चंद्र पाल ने न्यू इंडिया, लाला साहब ने पंजाबी, और अरविंदो घोष ने युगांतर और वंदे मातरम ये लिखा था। ये अखबार आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं। बंगाल विभाजन की रूपरेखा, थोड़ा सा देखो, इधर उधर की बातें करना वैसे भी मेरे को ज्यादा पसंद नहीं है, तो हो सकता है आपको ये लगे ओहो सर बड़ा बोर हो गया काम, लेकिन मैं इसको सारांश रूप में जो है एकदम आपको क्लियर कर दूंगा। थोड़ा सा ये पढ़ लें और फिर इस पे बंगाल विभाजन, अभी बंगाल विभाजन पे आने से पहले हमने उग्रवादियों के दौर में क्या देखा? हमने ये देखा कि उग्रवादी विचारधारा के उदय के कारण क्या रहे। कारणों में हमने ये देखा कि अंग्रेजों की नीतियां और जो उदारवादी लोग थे उनकी कमियां, उनकी विफलताएं। इसके अलावा हमने कुछ अंतरराष्ट्रीय घटनाओं को पढ़ा, मिस्र, टर्की वगैरह। वहां पर क्या था? जनता को सफलता मिली। इटली का एकीकरण, मैथ्सनी, कैवोर, गैरिबाल्डी ने इटली को एक कर दिया था, विदेशी शासन से मुक्ति दिलवा दी थी, क्योंकि उस पर ऑस्ट्रिया का भी कब्जा था, उस पर स्पेन के बूरबन राजवंश का भी था, पोप का भी था, तो उससे मुक्ति मिली उनको। फिर हम बात करते हैं जो है इटली को अफ्रीका के एक छोटे से देश ने हरा दिया, रूस को जापान ने हरा दिया। तो ये अंतरराष्ट्रीय घटनाएं हो गई। राष्ट्रीय घटनाओं में 1892 के अधिनियम से लोग खफा थे, धार्मिक जो छेड़छाड़ हो रही थी उनसे भी भारतीय लोग खफा थे। फिर भारतीयों ने प्लेग कमिश्नर की हत्या की है 97 में बड़ी घटनाएं। लाला लाजपत सॉरी बाल गंगाधर तिलक को 18 माह के लिए जेल में डाल दिया गया। चापेकर बंधुओं को फांसी हुई। नाटू जो बंधु थे उनको देश निकाला दे दिया गया था। तो इस तरह से केसरी समाचार पत्र में जो है तिलक ने अखबार जो लेख लिखा था उसके बारे में, उनको फिर वो सजा होती है। फिर उदारवादियों की, उग्रवादियों की शुरुआत हमने काफी चीजें ऐसी पढ़ी कि अंग्रेजों ने कंट्रोल करना शुरू कर दिया, विश्वविद्यालय अधिनियम वगैरह, और हमने वो सारी चीजें पढ़ी थी। फिर करते करते हम सारी चीजें, ये उनका अखबार था, इसमें उन्होंने लिखा ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में। क्या? एक लड़का था एक लड़की थी, आगे मुझको आता नहीं। चलो, बंगाल विभाजन की रूपरेखा। अब अंग्रेजों ने सोचा फूट डालो राज करो वाली नीति का काम शुरू करना पड़ेगा। भारतीय लोगों में एकता की भावना का संचार हो रहा है और भाईडा ये तो लठौर बजाने लग गए हैं। तो बंगाल विभाजन की रूपरेखा, इसको करने के बाद हम इसको रोक देंगे। फिर अगली क्लास में पढ़ेंगे कौन सा, सूरत की फूट के बाद वाला वो सारा सीन। बंगाल विभाजन पर प्रश्न आने के सबसे ज्यादा चांसेज इस पार्ट में यहां पर है। एंड्रयू फ्रेजर ने मध्य प्रांत के मुख्य आयुक्त थे, सबसे पहले उन्होंने ये विचार दिया था बंगाल को विभाजन करने का। एंड्रयू फ्रेजर बंगाल की सीमाओं में परिवर्तन करने का सबसे पहले सुझाव देंगे, और कर्जन द्वारा भारतीय गवर्नर जनरल थे। निर्णय 1905 में भारतीय राष्ट्रवाद को कुचलने का प्रयास था। रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण एच रिजले जो भारत के सचिव थे, उन्होंने ये जो रिपोर्ट बनाई थी उसका इन्होंने, रिजले ने प्रस्तुतिकरण किया था। कर्जन की रिपोर्ट
दिसंबर 1903 में एच रिजले को भेजी गई, भारतीय सचिव थे। इसमें बंगाल विभाजन की पूर्ण रूपरेखा थी, क्योंकि सबसे पहले सीमाओं में परिवर्तन की बात एंड्रयू फ्रेजर कहेंगे। कर्जन ऐसी एक रिपोर्ट तैयार करके, फ्रेजर की रिपोर्ट का प्रभाव था, सरकार को बंगाल विभाजन के राजनीतिक फायदे बताए गए थे फ्रेजर के द्वारा। फिर भारत का गवर्नर जनरल कर्जन है, वो रिपोर्ट आगे भेजेगा, वो जाएगी भारत सचिव के पास। भारत सचिव क्या करेंगे, इस रूपरेखा को पूरी को देखते हैं। बंगाल विभाजन का अपराधी किसको कहा जाता है, जिसने ये बात शुरू में कही थी, फ्रेजर ने। फ्रेजर को कहा जाता है। भारत का गवर्नर जनरल उस समय कौन था, कर्जन था। भारत सचिव कौन है, एच रिजले। तीनों बातें आप ध्यान से देख लेंगे। यह भी पूछा जाता है कि उसमें बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, एंड्रयू फ्रेजर। यह भी एक बार पूछा गया है। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, एंड्रयू फ्रेजर। बंगाल विभाजन का अपराधी किसको कहा जाता है, एंड्रयू फ्रेजर को। यह बात आ गई। बंगाल विभाजन से संबंधित कुछ घटनाएं अलग अलग तरीके से हमें याद रखनी पड़ेगी। बंगाल विभाजन 1905, पहला विरोध और लॉर्ड कर्जन का प्रभाव विभाजन की रूपरेखा पर। एस.एन. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिन्होंने इंडियन एसोसिएशन 1876 में बनाई। के मित्र और पी.सी. राय के बंगाली संजीवनी और हितवादी पत्रों में लेख लिखे गए, हजारों पत्र, मगर कर्जन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इन्होंने मित्र साहब ने, पी.सी. राय ने, एस.एन. बनर्जी ने, इन्होंने बंगाली संजीवनी हितवादी पत्रों के माध्यम से कर्जन को कहा बंगाल विभाजन ना करो। कर्जन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कर्जन क्या 2 फरवरी 1905 को अपनी योजना को प्रस्तुत कर देंगे, ठीक है। फिर बात आती है कि योजना की स्वीकृति, भारत सचिव द्वारा योजना को स्वीकृति दे दी जाती है 9 जून 1905। यहां पर प्रश्न नहीं, प्रश्न ये बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई, बंगाल विभाजन लागू कब हुआ, और बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन कब चला। ये 3 तारीखें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बंगाल विभाजन की घोषणा लंदन में होती है 4 जुलाई को, और यहां भारत में शिमला में होगी 7 जुलाई को। यहां शिमला में बैठे हैं। बंगाल विभाजन की घोषणा कब, 7 जुलाई को। 7 जुलाई को शिमला में बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी जाती है, और बंगाल विभाजन लागू कब हो जाता है, 19 जुलाई को विभाजन क्रियान्वित हो जाता है, लागू हो जाता है। 7 जुलाई को घोषणा, 19 जुलाई को लागू, यानी कि 3 और 9 12 दिन बाद लागू कर दिया जाता है घोषणा के। बंगाल विभाजन प्रभावी, बंगाल का विभाजन यानी कि क्रियान्वित हो गया। प्रभावी कब हुआ, लो ये एक और 16 अक्टूबर है। देखो 3 तारीखें, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई, बंगाल विभाजन क्रियान्वित कब हुआ, और बंगाल विभाजन प्रभावी कब से हुआ, 16 अक्टूबर। ये 2 तारीखें जरूर याद रखना, 7 जुलाई और 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर से विभाजन, इसको ब्लैक डे, काला दिन के रूप में मनाया गया था कि ये काला दिन है भारतीय इतिहास का। 16 अक्टूबर अच्छे से याद रख लेना, भारतीय इतिहास का काला दिन, ब्लैक डे। 12 दिसंबर को बाद में 1911 को विभाजन रद्द कर देंगे। 12/11 को बंगाल विभाजन रद्द कर देंगे, जो कि 16/10/5 को 16/10/5 को हुआ था। 12 दिसंबर को ये रद्द हो जाता है। अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन कर दिया। विभाजन के पीछे उद्देश्य क्या थे, क्या सिस्टम था, वो देखते हैं। सरकारी तर्क क्या दिया गया कि प्रशासनिक कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए हमने ये किया है, लेकिन वास्तविक कारण, ये तो उनका तर्क था कि हमने प्रशासनिक कार्यों के कारण, बहुत बड़े पैमाने पर बड़ा है क्षेत्रफल, हम उसको थोड़ा सा प्रशासनिक सिस्टम बढ़िया व्यवस्थित बनाने के लिए, जनता हित के लिए कर रहे हैं। वास्तविक कारण था हिंदू व मुसलमानों में फूट डालना व बंगाल की राष्ट्रवादी गतिविधियों। क्योंकि बंगाल से कौन थे, बंगाल से कौन थे, विपिन चंद्र पाल थे। तो ये इस टुकड़ी के लोग। अब आप देखेंगे बंगाल का विभाजन कर दिया पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में। हमें यह देख लेना है किसमें कौन सा था। फुल्लर ने कहा था, ब्लूमफील्ड फुल्लर ने, हिंदू मुसलमान मेरी 2 आंखें व 2 पत्नियां हैं, जिसमें से मुझे मुस्लिम पत्नी से अधिक प्रेम है, यह फुल्लर ने कहा था। पश्चिमी बंगाल जो था, एंड्रयू फ्रेजर उस समय आपको पता है लेफ्टिनेंट गवर्नर थे।
ठीक है। इस समय आबादी पश्चिमी बंगाल की 5.40 करोड़ और 3 करोड़, पूर्वी में कम किया लगभग 3 करोड़, पश्चिमी में 5 करोड़। अच्छे से याद रखना पड़ेगा, इसकी राजधानी कलकत्ता बनाया गया था और इसकी राजधानी ढाका, और वो असिस्टेंट प्रोफेसर में शायद मुर्शिदाबाद दे दिया कि उसकी राजधानी मुर्शिदाबाद रखी गई थी। तो इस तरह से ये ध्यान रख लेना, पूर्वी बंगाल की ढाका, पश्चिमी बंगाल की कलकत्ता। आपने स्लाइड अगर देख रखी, आपके वहां पेपर में दिमाग में छप जाएगा कि इधर ढाका था, इधर कौन सा था, कलकत्ता था। इसमें कौन कौन से, बंगाल वर्तमान वाला, उड़ीसा और बिहार वाले क्षेत्र शामिल थे। उसमें असम, चटगांव, ढाका, मालदा, टापरा हिल के क्षेत्र शामिल थे। इसका लेफ्टिनेंट गवर्नर फुल्लर को बनाया गया और पश्चिम वाले में फ्रेजर को, पै में फै को बना दिया। ठीक है, पै में फै को। अब पै के बाद फै, हालांकि इसमें भी आप पै मत देखना, ये पू है, पू लू, पू लू, पू में लू है, लूम है। 5 करोड़ 3 करोड़ ये आबादी की बात आती है। इसको काला दिन मनाया गया, शोक दिवस भी मनाया गया, देखते हैं। और रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे राखी दिवस के रूप में, रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाने की बात कही। सभी को एकजुट करने के लिए राखियां बंधवा रहे हैं। अमार सोनार बांग्ला, इन्होंने यहां पर गीत लिखा जो बाद में बंगाल का राष्ट्रीय गीत भी उधर जो था बना था, वहां राष्ट्रगीत के रूप में काफी चर्चा में रहा था। अमार सोनार बांग्ला, बांग्लादेश से संबंधित। इस अवसर पर रविंद्रनाथ टैगोर ने यह गीत लिखा था। शोक दिवस 16 अक्टूबर को मनाया गया शोक दिवस के रूप में। इस दिन लोगों ने व्रत रखे थे। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, अब यह बात आ जाती है आंदोलन की, आपको तारीख याद रखनी पड़ेगी। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन चला था। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की घोषणा कौन करते हैं? सुरेंद्र नाथ बनर्जी करते हैं। कौन करते हैं? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। की अंग्रेजों ने कर दिया। स्वदेशी आंदोलन को आंध्र प्रदेश में जो है वंदे मातरम आंदोलन के नाम से चलाया गया था, वंदे मातरम आंदोलन के नाम से। स्वदेशी आंदोलन की विचारधारा की वकालत करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? स्वदेशी की बात करने वाला पहला व्यक्ति भोला बाला। आप ये देखो, आज के समय कोई कह दे विदेशी चीज नहीं अपनानी, स्वदेशी रखेंगे, लोग कहेंगे वो बापड़ो भोलो है, इनकी की ठाक वानी, धोती कुर्ता पहन ये पैंट शर्ट वगैरह क्या कुछ दे गए ना विदेशी लोग। अब तो हमारे भी यहां बनने लगी। तो भोला व्यक्ति था, उसकी विचारधारा की वकालत करने वाला। चलिए अब हम स्वदेशी आंदोलन चला के खत्म कर देते हैं। स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन 7 जुलाई 1905 को शुरू हो जाएगा। एक भारी राष्ट्रीय विपत्ति कहा गया इसे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने लेख लिखकर आंदोलन की ये चेतावनी दी थी और आंदोलन शुरू भी किया था। 13 जुलाई को बहिष्कार आंदोलन का सुझाव और प्रथम बहिष्कार करने वाला व्यक्ति कौन था? कृष्ण कुमार मित्तर। किशोरगंज, मेमन सिंह, ये पश्चिम बंगाल और उसके आसपास के जो जिले थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में मेमन सिंह जिले के किशोरगंज में प्रथम बार बहिष्कार किया गया। किसके नेतृत्व में? सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में। बहिष्कार आंदोलन का पहला सुझाव और प्रथम बहिष्कार कृष्ण कुमार मित्तर ने किया था। और बहिष्कार आंदोलन शुरू करने की, स्वदेशी आंदोलन शुरू करने की बात कहां से हुई? कलकत्ता के टाउन हॉल में। यह भी पूछा गया प्रश्न है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कहां हुई? शिमला में हुई थी, याद रखना। शिमला मैंने आपको बताया था। 16 अक्टूबर शोक दिवस, राखी दिवस के रूप में उसको मनाया था। रविंद्र ने राखी दिवस के रूप में। और उसके विरोध में जो स्वदेशी आंदोलन चला वो कलकत्ता के टाउन हॉल की बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया और विरोध स्वदेशी और बहिष्कार का। कांग्रेस ने बनारस अधिवेशन 1905 में, कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस अपने, क्योंकि कांग्रेस का 3 दिन का अधिवेशन हुआ करता था और इन्होंने 1905 के बनारस अधिवेशन में इस प्रस्ताव को पारित किया था। स्वदेशी आंदोलन के प्रस्ताव को 1905 के बनारस अधिवेशन में पारित कर दिया था। स्वदेशी आंदोलन कहां पर, किस नाम से और किसने कहां कहां नेतृत्व किया? इंपॉर्टेंट है, रट लेना, ये मिलान करने वाले प्रश्नों में आए हुए हैं। दिल्ली में कौन थे? सैयद हैदर राजा जी। पंजाब में लाला लाजपत राय और भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह। और बंबई व पुणे में, महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक। मद्रास में पी चिदंबरम,
चिदंबरम पिल्लई, आंध्र प्रदेश में एम कृष्णा राव, और वेरी इंपॉर्टेंट बात, आंध्र प्रदेश में स्वदेशी आंदोलन वंदे मातरम आंदोलन के नाम से चला था। ठीक है, वंदे मातरम आंदोलन के नाम से इसे चलाया गया था। ये जरूर याद रखना कि कहां पर कौन कौन, मद्रास में चिदंबरम कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश वाले व्यक्ति को जरूर याद रखना, आंध्र प्रदेश में कृष्णा राव हैं। लो भाई, कृष्ण कुमार मित्तर ने संजीवनी अखबार में छपवा दी खबर, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार हो गया, विदेशी कपड़ों की होली जला दी गई। ठीक है, और विदेशी कपड़ों की होली जो जलाई गई, इस बहिष्कार का सबसे पहले सुझाव देने वाले व्यक्ति कौन थे? कृष्ण कुमार मित्तर ने 1905 में जो संजीवनी अखबार में यह सुझाव दिया था कि हमने स्वदेशी आंदोलन के साथ साथ बहिष्कार को अपनाना है, अंग्रेजों की नीतियों का बहिष्कार करना है। ये रिकॉर्ड है कि भारतीय इतिहास में सबसे पहले बहिष्कार की बात रखने वाले व्यक्ति थे ये जी पारेख बालकृष्ण, डी एन खरे गोपाल कृष्ण। ये हमारे काम का नहीं है। फिर किन किन चीजों का, वस्तुओं का बहिष्कार हुआ, अंग्रेजी बोलने का भी बहिष्कार हुआ, महिलाओं ने भी इसमें भाग लिया था, विभिन्न वर्ग जाति के लोगों ने, दर्जी, नाई, पुजारी, धोबी, इन्होंने बहिष्कार किया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार नहीं करने वाले लोगों का ही बहिष्कार कर दिया, अवैतनिक व स्वैच्छिक सेवाओं का बहिष्कार कर दिया गया था। लोगों ने नाइटहुड की और ये उपाधियां अपनी अपनी त्यागी थी। फिरोज शाह मेहता के पास भी थी, शायद सुरेंद्रनाथ के पास भी थी। राष्ट्रीय शिक्षा व पाश्चात्य संस्थाओं का बहिष्कार, शैक्षणिक बहिष्कार की घोषणा विपिन चंद्र, सी आर दास, अश्विनी कुमार बनर्जी, इन्होंने कहा कि हमें शैक्षणिक अंग्रेजी शिक्षा का भी बहिष्कार करना होगा। ये कार्लाइल परिपत्र का दमन 10 अक्टूबर 1905 को ये जारी हुआ था, बाद में प्रकाशित हुआ था 22 अक्टूबर को। सरकारी सहायता प्राप्त सभी स्कूल कॉलेज अगर राष्ट्रवादी गतिविधियों में शामिल हुए तो उनकी सहायता बंद कर दी जाएगी। ये कार्लाइल परिपत्र था। ये मुझे ना वो आंकड़ा स्लिप हो गया। कार्लाइल परिपत्र के विरोध में फिर एक भारतीय व्यक्ति ने एक संस्था बनाई थी कि हमें अंग्रेजी सहायता की जरूरत नहीं है। ये किसी बीसीएस एग्जाम में शायद पूछा गया प्रश्न था। तो कार्लाइल परिपत्र जो था, इसका जो दमन 1905 में, तो कार्लाइल ने ये घोषणा कर दी थी, इस प्रपत्र के माध्यम से घोषणा थी कि अगर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल कॉलेज अगर गतिविधियों में भाग लेते हैं तो उन्हें किसी प्रकार की हेल्प नहीं दी जाएगी। इंपॉर्टेंट बात है, राष्ट्रीय शिक्षा के वैकल्पिक केंद्र, सतीश चंद्र मुखर्जी ने डॉन सोसाइटी की स्थापना की। टैगोर और मुखर्जी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा के लिए समर्पित संस्थानों की, रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है शांति निकेतन की, इंपॉर्टेंट, रविंद्रनाथ टैगोर का शांति निकेतन याद रह जाता है, लेकिन सतीश चंद्र मुखर्जी की डॉन सोसाइटी जरूर याद रखना। सतीश चंद्र मुखर्जी ने ही शायद इसके विरोध में कुछ बनाई थी संस्था। और एक जरूर याद रखना, घर बाइरे, ये फोटो में 1916 का है, हालांकि उपन्यास लिखा था जो रविंद्रनाथ टैगोर ने इन सब गतिविधियों के उसमें जो जिक्र किया गया था घर बाइरे उपन्यास में, तो ये 1916 में लिखा था। बंगाल में नेशनल कॉलेज की स्थापना 1906 में हो गई थी और 14 अगस्त को इसके प्रथम प्रिंसिपल जो बने थे वो अरविंदो घोष बने थे, बंगाल नेशनल कॉलेज के पहले प्रिंसिपल। स्वदेशी उद्योग की बात करें तो बंगाल में केमिकल फैक्ट्री पीसी राय ने लगा दी थी। अब ये सारी हमें ध्यान रखना है कि जब हम बहिष्कार कर रहे हैं, हमने कपड़ों का बहिष्कार कर दिया तो स्वदेशी, हम चाहे लुंगी पहने, धोती पहने, हमने विदेशी शैक्षणिक संस्थाओं की जो थी उनका बहिष्कार करना था। विपिन चंद्र, सी आर दास और अश्विनी कुमार बनर्जी ने एजुकेशन का बहिष्कार करने की बात कही तो भारतीय दो लोग आगे आए। सतीश चंद्र मुखर्जी डॉन सोसाइटी बनाएंगे कि यहां हम एजुकेशन प्राप्त करेंगे लोगों के लिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना कर दी थी। सतीश चंद्र मुखर्जी का नाम जरूर याद रखना, ये फेमस नाम है, याद रह जाता है। फिर ये तो स्कूली लेवल की या हो जाएगी, तो नेशनल कॉलेज बन जाएगा बंगाल में 1906 में और उसके पहले प्रिंसिपल अरविंदो घोष को बनाया जाएगा। फिर बात आती है कि ये सारी बात होगी तो फिर हम अपना फैक्ट्रियां भी लगानी शुरू कर दें, तो पीसी राय ने बंगाल केमिकल फैक्ट्री लगाई थी। तो ये स्वदेशी उद्योग हो गया था, बंगाल केमिकल फैक्ट्री पीसी राय ने लगाई थी। अन्य संस्थाओं की स्थापना में देखते हैं
1905 में 12 साल में अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति बनाई। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया। स्वदेश बांधव समिति किसने? अश्विनी कुमार दत्त ने। कहां पर? 12 साल में। कब? 1905 में। 1905 वाली सारी मैंने एक जगह आपको करके दे दी है। 1905 है सब जगह, इनका सन 1905 ही है। 1905 में मुंबई में बाल गंगाधर तिलक ने स्वदेश वस्तु प्रचारणी सभा, स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार करने के लिए मुंबई में जब भी नाम आए बाल गंगाधर तिलक। मनोरंजन गुहा ठाकुरता ये नाम है। इन्होंने 1905 में बंगाल में वृत्ति समिति बनाई थी। वृत्ति समिति बंगाल में ठाकुरता ने, गुहा ठाकुरता ने बंगाल में वृत्ति समिति बनाई थी। और ये जून भी 12 है शायद, 12 जून इंपॉर्टेंट दिन हो गया, क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले इस समय क्या है? भारत सेवक समाज की स्थापना करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, 12 जून। 12 जून वाला प्रश्न ही आपकी जून सुधार दे, भारत सेवक समाज की स्थापना, ठीक है, 1905 में। तो ये 1905 की सभी संस्थाओं को मैंने एक जगह लिख दिया कि पुणे में भारत सेवक समाज हो गया, मनोरंजन गुहा ठाकुरता ने बंगाल में वृत्ति समिति बनाई, और बंगाल के 12 साल में अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति बनाई। तो ये सारी संस्थाएं हो गई। फिर बात आती है अवनिंदर नाथ टैगोर ने, जिन्होंने भारत माता का प्रसिद्ध चित्र बनाया था। ये प्रश्न आया है, भारत माता का चित्र, ये 10वीं की बुक में था और 3rd ग्रेड में आया था शायद। 1906 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स, आर्ट्स से जुड़ी संस्था का जिक्र पूछे 1906 में कौन? अवनिंदर नाथ टैगोर बनाएंगे। नंदलाल बोस को कला के क्षेत्र में पहली छात्रवृत्ति दी गई थी, नंदलाल बसु, नंदलाल बोस। मुस्लिम योगदान देखते हैं। 1921 में लाला लाजपत राय, ये मुस्लिम योगदान तो नीचे आ गया। ये एक संस्था है, सर्वेंट ऑफ इंडिया, सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी, 1921। भारत सेवक समाज क्या हो गया? सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये तो 1905 में होगी। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी कहेंगे इसको, भारत सेवक समाज को अंग्रेजी में, ठीक है। और 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने पुणे में बनाई थी। लेकिन सर्वेंट्स ऑफ पीपल्स सोसाइटी, पीपल्स सोसाइटी लाला लाजपत राय ने लाहौर में, पीपल लाला लाजपत राय लाहौर 1921, ये ध्यान रख लेना। भारत सेवक समाज ना लिख के वो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी भी लिख सकते हैं, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी ये भी लिखा जा सकता है। तो ये 1905 है। ये कुछ मुस्लिम आंदोलनकारी नेताएं हैं, अब्दुल रसूल, लियाकत हुसैन, ये आप थोड़ा सा नजरअंदाज कर सकते हैं। आंदोलन का परिणाम क्या रहता है कि दिसंबर 1911 तक, इसके बाद में 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द करना पड़ा। ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हो गई। यह पहली बार हुआ, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में जब अंग्रेजी सरकार को भारतीय जनता के समक्ष झुकना पड़ा। बंगाल विभाजन के बारे में प्रतिक्रिया फास्ट पढ़ लेते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि यह एक निर्मम भूल है। बंगाल विभाजन क्या है? एक निर्मम भूल है। बंगाल विभाजन हमारे घाव पर नमक की तरह है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी कहते हैं ये एक वज्र की तरह है। बनर्जी वज्र कहेंगे और गोपाल कृष्ण गोखले इसको नमक की तरह कहेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले नमक कहेंगे। करजन कहेंगे विभाजन ने बंगाली मुसलमानों की एकता का अवसर प्रदान किया जो उन्हें मुसलमान बादशाहों के समय नसीब नहीं हुआ था। तो ये कह रहा है कि हमने मुसलमानों को एकता का अवसर दिया है। गांधी जी कहते हैं भारत का वास्तविक जागरण बंगाल विभाजन से प्रारंभ हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, बंगाल विभाजन के सारे तथ्य है। रिजले ने कहा संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, बंगाल के विभाजन से हमें कई लाभ होंगे। एक तो बंगाली बाबुओं का अभिमान चूर हो जाएगा, हमारे शासन का विरोध करने वाला एक प्रमुख निकाय कमजोर हो जाएगा। ये प्रतिक्रिया हो गई। फिर आ जाता है ये मुस्लिम लीग वाली बातें आ गई, मुस्लिम लीग वाली, ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना और उनकी बातें आ गई। ठीक है, अपने यहां तक ही पढ़ते हैं। बंगाल विभाजन वाला वो फिर 1912 वाले में वहां पढ़ लेंगे जब रद्द किया जाएगा। तो ये कुल मिला के बातें होगी हमारी उदारवादी और उग्रवादी युग की कांग्रेस में। जो राष्ट्रीय विकास हम पढ़े हैं 1885 से बाद से लेकर जो हम पढ़ रहे हैं, हम पहुंच चुके हैं 1905, 6
तक। इसके बाद की छोटी छोटी बातें हैं जिसमें महत्वपूर्ण बात होगी होम रूल लीग आंदोलन। इसके अलावा छोटी छोटी बातें जैसे सूरत में कांग्रेस का विभाजन और मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम हो गया, 1915 में पुनः जो है कांग्रेस एक होगी, 15-16 वाली बातें, फिर बाद में गांधी युग शुरू हो जाएगा। आंतरकारी घटनाओं को हम अलग से पढ़ लेंगे, 1920 से पहले वाली और 1922-23 से 28 तक वाली, 30 तक वाली। ठीक है, क्लास अगर ठीक लगे आप शेयर जरूर कर देना। ठीक है, हाइप वाले वो नंबर से होते हैं वो जरूर दे दिया करो, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है वो ज्वाइन कर लेना, वहां आपको चीजें उपलब्ध हो जाएंगी। आपकी तैयारी अच्छी रहे, भगवान करे आप इस बार अपना जो भी मंजिल है उसको फतेह कर ले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।